ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हो गया था ना, 4.32 तक आए थे। ओके, इसके आगे का डिस्कस करें। अच्छा, यहाँ पे हम लास्ट में डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमें सपोज x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूटी चेक करना है, 3 रेशनल नंबर है, 3 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड सपोज 2.9999 है जो टर्मिनेट नहीं हो रहा, लेकिन लेकिन रिकरिंग है, मतलब रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग टर्म 2.9999 समथिंग, मतलब 2.9 बार, और इसका वैल्यू आता है 29/9। कितना 29/9, नहीं। मतलब पी बाई क्यू फॉर्म में आता है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो पी बाई क्यू फॉर्म में आता है। तो ये भी रेशनल हुआ ना, फिर ये भी रेशनल हुआ, तो फिर इसको इरेशनल क्यों कंसिडर करें? एक्चुअली इरेशनल कंसिडर करना गलत है, मैथमेटिकली कॉन्सेप्चुअली इरेशनल कंसिडर करना गलत है कि थ्री के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये इरेशनल आएगा, नहीं, ऐसे कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि 2.9999 ये नॉन रिकरिंग रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, तो ये पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम 2.9999 समथिंग लेते हैं तो हम एग्जैक्ट 3 पे बात नहीं कर रहे, तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू यहाँ पे 2.9999 समथिंग आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू, और एग्जैक्टली एक्स इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू 3 आएगी। तो आंसर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो आंसर में कोई चेंज नहीं होगा अगर हम जस्ट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इरेशनल कंसिडर करें। हालांकि इरेशनल मतलब ऐसे नहीं बोल सकते जस्ट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इरेशनल है, लेकिन अगर कंसिडर करें ना तो आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि अगर एग्जैक्टली 2.9999 समथिंग की बात करें तो वो कभी 3 के इक्वल हो नहीं सकता। ठीक है ना सर? सर फिर से समझा। अच्छा अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मुझे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस एफ एक्स फाइंड करना हो, ओके, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस एफ एक्स, 3 माइनस मतलब हम क्या कंसिडर करें, एक्स इक्वल टू सपोज 2.9999 समथिंग, ये 3 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में तो ये वैल्यू हो सकती है जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है, तो एक्स इक्वल टू इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टर्म को पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब वो रेशनल। ओके, तो इसका वैल्यू क्या है, 2.9999 समथिंग है ना, मतलब एक रेशनल नंबर आएगा पी बाई क्यू फॉर्म का। और एफ ऑफ 3 का वैल्यू, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, अब एफ ऑफ 3 का वैल्यू कितना, एफ ऑफ 3 का वैल्यू आएगा 3। सो लेफ्ट हैंड लिमिट और F3 इक्वल नहीं, राइट? LHL नॉट इक्वल टू F3, मतलब फंक्शन तो डिसकंटिन्यूस ही होने वाला है जिस पॉइंट पे हम चेक करें, और ये हर एक पॉइंट पे रहेगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू उसके जस्ट लेफ्ट साइड की वैल्यू और राइट साइड वैल्यू के इक्वल नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ये अलग केस क्यों बन गया, क्योंकि हम एग्जैक्ट लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू पे बात कर रहे हैं, 2.9999 समथिंग, तो ये जो पी बाई क्यू फॉर्म आएगा ना, ये 2.99 का ही वैल्यू आएगा, ये 3 के इक्वल नहीं हो सकता। तो फंक्शन तो डिसकंटिन्यूस रहने वाला हर एक पॉइंट पे, x बिलोंग्स टू r के लिए डिसकंटिन्यूस तो रहेगा। क्या सोम क्लियर ना? हाँ सर। ओके, सर तो फिर अगर इरेशनल वैल्यू लेंगे तो वो भी 3 के बराबर नहीं होगी ना। हाँ, इरेशनल वैल्यू लेंगे तो भी 3 के बराबर नहीं, मतलब x बिलोंग्स टू r के लिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ रियल नंबर्स। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम ऐसे लेके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इरेशनल है, या फिर ऐसे रिकरिंग की तरह लेंगे, तो आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम एग्जैक्ट उस पॉइंट पे बात कर रहे हैं। ओके, ठीक है ना सर? हाँ सर। ओके, देखो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, काफी लंबा चल गया यार चैप्टर, अब तक खत्म होना चाहिए। यहाँ पे हमने पहले लिया था कुछ एल्जेब्रिक ऑपरेशंस, जो फंक्शन के एल्जेब्रिक ऑपरेशंस है, यानी कि कोई फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं या ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो कंटिन्यूटी में क्या फर्क पड़ेगा, कैसे चेंज होगी। फिर हमने लिया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, अगर क्वेश्चन में मतलब फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर के फॉर्म में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के फॉर्म में, तो किस तरह से उसकी कंटिन्यूटी चेक करना है।
फिर सिग्नम फंक्शन का देखा था, सिग्नम के अंदर जो फंक्शन है वो जीरो पे डिसकंटिन्यूअस होता है, तो जीरो कब कब बन रहा है, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। और फिर मॉड फंक्शन और सिग्नम फंक्शन साथ में, मतलब अगेन एल्जेब्रिक ऑपरेशन। और फिर किसी फंक्शन को अगर दो ऐसे इंटरवल में डिफाइन करें, जो एक रेशनल के लिए दूसरा ही रेशनल के लिए, तो इसके दो क्वेश्चन लिए थे। और अब हम बात करें कंपोजिट फंक्शन की, कि आपको दो फंक्शन गिवन है, एफ एक्स एंड जी, तो एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ, इसकी कंटिन्यूटी पे मतलब कैसे चेक करना, कैसे फर्क पड़ेगा। अच्छा, अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर एफ एक्स एंड जी एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आर, ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तब तो एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ कंटिन्यूअस है। क्या सर है, सही बोल रहा हूँ ना? अगर एफ एंड जी दोनों कंटिन्यूअस है तो एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ हमेशा कंटिन्यूअस है। यस सर। हाँ। लेकिन अगर एफ एंड जी किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो अभी कंटिन्यूअस एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, नहीं बोल सकते। तो कुछ नहीं बोल सकते कि होगा कि नहीं होगा। हमें क्लियरली दिख रहा है x इक्वल टू 1 पे ये डिसकंटिन्यूअस है, ये x इक्वल टू 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं। तो अभी हमें चेक करना पड़ेगा ना, पहले एफ ऑफ जी फाइंड करना है, राइट। तो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स जी एक्स एफ ऑफ जी। तो एफ एक्स का क्लियरली दिख रहा है x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, जी पे भी सेम मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। नहीं, जी पे क्या है, टू के जस्ट राइट हैंड साइड में ये आएगा इंफिनिटी, टू के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में ये आएगा माइनस इंफिनिटी। नहीं नहीं, यहाँ पे एसिम्प्टोटिक डिसकंटिन्यूटी। ओके, एफ एन जी का तो डायरेक्ट पता चला, एफ ऑफ जी का देखते हैं। एफ ऑफ जी एक्स मतलब क्या हुआ इसका, फंक्शन एफ एक्स में एक्स की जगह जी एक्स, एक्स की जगह जी एक्स यानी कि जी एक्स प्लस वन अपॉन जी एक्स माइनस वन। ओके, वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस वन अपॉन वन अपॉन एक्स माइनस टू माइनस वन, यानी कि वन प्लस एक्स माइनस टू अपॉन वन माइनस एक्स प्लस टू। कितना बनना, एक्स माइनस वन अपॉन थ्री माइनस एक्स। ओके, क्या दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है ना, एक्स इक्वल टू थ्री फंक्शन कंटिन्यूअसली, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू थ्री। ओके श्रेया, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, इरेज कर रहा हूं। अच्छा, ये कुछ एलएम के क्वेश्चंस थे, वैसे एलएम की सीट में ज्यादा कुछ क्वेश्चन दे नहीं रखते। पता है ये एलएम में जो सीट्स होती है ना, वो पूरी ऐसे नहीं होती, जो टीचर करवाते हैं उनके क्वेश्चंस अलग होते हैं, ये सिर्फ स्टूडेंट को करने के लिए होते हैं। जो सीट मैंने भेजी ना एलएम, वो स्टूडेंट के लिए। अभी जिस तरह से हम बेसिक्स कर रहे हैं ना, उस बेसिक्स के लिए टीचर के पास अलग मटेरियल होता है। मतलब रेजोनेंस में तो ऐसा ही होता था, अभी अभी के टाइम पे एलएम का होता है। मैं जब कोटा में था तो यही सब चल रहा है। मतलब ये जो सीट मिलती है ना, इसमें से टीचर क्वेश्चन नहीं कराते, टीचर के पास अलग मटेरियल होता है, वो सिर्फ उसी में से क्वेश्चन कराते हैं, वही सारा बेसिक लेते हैं। और फिर ये सीट के क्वेश्चन स्टूडेंट को करने के लिए होते हैं। तो आई थिंक जो क्वेश्चन टीचर कराते हैं ना, उसमें ये सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं जो सीट के, तभी टीचर नहीं कराते, तभी स्टूडेंट को करने के लिए देते। तो अगर सीट वाले क्वेश्चन कर लेते ना तो ऑलमोस्ट अपना हो जाए। लेकिन कंटिन्यूटी में ज्यादा कुछ खास क्वेश्चन थे ही नहीं, मतलब प्रैक्टिस के लिए अगर किसी को सीखना बेसिक लेवल पे, तो उसके काम का नहीं है। पर कुछ क्वेश्चन थे, एक दो क्वेश्चन वो मैंने उठाए इधर। और ये अपने आपको असाइनमेंट में भी मिला होगा इधर, मैट्रिक्स में जो सीट का असाइनमेंट दिया था उसमें भी ये होगा। यस रे, पता है कैसे करना, सो दैट दिस फंक्शन is non-removable discontinuity, has non-removable discontinuity at x equal to 0। नॉन रिमूवेबल पहले ही दे दिया है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना पड़ेगा। किस पे चेक करें, जीरो पे अलग अलग डिफाइन है, बाकी सब पे तो ये कंटिन्यूस होने वाला है, क्योंकि ये
रेशनल फंक्शन है जिसके न्यूमरेटर में e रेज टू 1 बाई एक्स माइनस वन और डिनोमिनेटर में e रेज टू 1 बाई एक्स प्लस वन। अब ये कभी जीरो होने वाला है नहीं, ये कभी जीरो होने वाला है नहीं, मतलब x बिलोंग्स टू r के लिए फंक्शन डिफाइन है, और जीरो को छोड़ के बाकी सबके लिए तो ये कंटिन्यूस ही होने वाला है, क्योंकि जस्ट लेफ्ट हैंड साइड जस्ट राइट हैंड साइड में वही वैल्यू होगी जो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू होगी। तो सिर्फ x इक्वल टू जीरो को छोड़ के बाकी सब में तो ये कंटिन्यूस है, ये अभी तक इस टाइम तक तो हमें पता चल गया। अब x इक्वल टू जीरो की फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं वो हमें चेक करना पड़ेगा। सर ये पता चला ना, x इक्वल टू जीरो के अलावा बाकी सब पे कंटिन्यूस है। Yes, sir. ओके, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू, अब देखो जीरो माइनस जीरो प्लस दोनों के लिए यही वाला फंक्शन आने वाला है, लेकिन जीरो माइनस जीरो प्लस के लिए फंक्शन अलग अलग तरीके से डिफाइन है। e रेज टू 1 बाई एक्स माइनस वन अपॉन e रेज टू 1 बाई एक्स प्लस वन, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों के लिए फंक्शन तो एक ही, लेकिन जस्ट लेफ्ट साइड की वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू कुछ और आएगी। अब पता है कि नॉन रिमूवेबल है, तो ये भी पता है कि ये सिर्फ x इक्वल टू जीरो पे नॉन रिमूवेबल होने वाला है, क्योंकि बाकी सबके लिए तो डिफाइन है ना। नॉन रिमूवेबल मतलब लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू कुछ और आएगी, राइट हैंड साइड में वैल्यू कुछ और आएगी। और हमेशा ध्यान रखना जब x टेंडिंग टू जीरो होता है, जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करें मतलब लिमिट x टेंडिंग टू जीरो और डिनोमिनेटर में x दिखता है ना, तो एक बार सोचना कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कहीं अलग तो नहीं है, इसमें लगा है। ओके, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में x होता है मतलब ये 1 बाई एक्स जैसा फॉर्म होता है, तो जीरो के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में ये बहुत छोटी नेगेटिव वैल्यू होती है, उसका मतलब होता है माइनस इनफाइनाइट। ओके, जब x टेंडिंग टू जीरो होता है तो हमें दो केसेस लेने कि x टेंडिंग टू जीरो माइनस के लिए फंक्शन की वैल्यू किधर जा रही है, क्योंकि fx मतलब फंक्शन यानी कि 1 अपॉन x की वैल्यू किधर जा रही है, 1 अपॉन x की वैल्यू डिनोमिनेटर में बहुत छोटी नेगेटिव वैल्यू, तो ये ओवरऑल माइनस इनफाइनाइट की साइड है। और जब x टेंडिंग टू जीरो प्लस होता है तो 1 अपॉन एक्स, जीरो प्लस मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर में बहुत छोटी पॉजिटिव वैल्यू, 1 अपॉन बहुत छोटी पॉजिटिव वैल्यू मतलब प्लस इनफाइनाइट। सर ये क्लियर ना, यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. ओके, हो गया फिर क्वेश्चन, बचा ही क्या है? लिमिट x टेंडिंग टू जीरो माइनस, अच्छा जीरो माइनस की बात हो रही तो 1 अपॉन एक्स माइनस इन्फिनिट हो जाएगा, e रेज टू माइनस इन्फिनिट। ओके, लिमिट हटा सकता हूँ फिर, लिमिट का कोई मतलब नहीं क्योंकि x तो चला जाएगा ना, e रेज टू माइनस इन्फिनिट माइनस वन अपॉन e रेज टू माइनस इन्फिनिट प्लस। ऐसे माइनस इन्फिनिट लॉजिकली लिखना रॉन्ग है, मैथमेटिकली ये रॉन्ग है, माइनस इन्फिनिट नहीं लिखा जाता क्योंकि x जीरो की ओर टेंड हो रहा है, जीरो भी डाला नहीं है, लेकिन क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ये स्टेप लिखेंगे ना तो अच्छे से समझ आएगा। 1 अपॉन ई रेज टू इन्फिनिट माइनस वन अपॉन 1 अपॉन ई रेज टू इन्फिनिट प्लस वन, ठीक है। तो 1 अपॉन ई रेज टू इन्फिनिट, अभी देखो ई का वैल्यू है 2.7 मतलब 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर वैल्यू का जितना बड़ा पावर होता है वैल्यू उतनी बड़ी होती है, तो 2.7 की पावर इन्फिनिट मतलब डिनोमिनेटर में इन्फिनिट, 1 अपॉन इन्फिनिट मतलब 1 अपॉन इन्फिनिट यानी कि डायरेक्ट जीरो लिखूं क्या, जीरो माइनस वन अपॉन जीरो प्लस वन, यानी कि माइनस वन अपॉन वन मतलब माइनस वन। ठीक है, समझ आ रहा है? क्या सोम नहीं समझ आ रहा? उदय, उदय पाटिल, सार्थकी, हाँ सर समझ रहा। समझा सर। ओके, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस एफ एक्स, फंक्शन तो वही रहने वाला है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस e रेज टू 1 बाई एक्स माइनस वन अपॉन e रेज टू 1 बाई एक्स प्लस वन। अब देखो यहाँ पे क्या सीन बनता है, 1 बाई जीरो प्लस के लिए ना 1 बाई एक्स इन्फिनिटी की ओर टेंड होगा, तो ये बनेगा e रेज टू इन्फिनिटी माइनस वन अपॉन e रेज टू इन्फिनिटी प्लस वन। अब e रेज टू इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है, ओके, e रेज टू इन्फिनिटी सर तो इन्फिनिटी, e रेज टू इन्फिनिटी से डिवाइड कर, हाँ e रेज टू इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्यों e रेज टू इन्फिनिटी से डिवाइड करना पड़ा, हम ऐसा क्यों नहीं बोल सकते कि e रेज टू इन्फिनिटी को इन्फिनिटी लिखेंगे, क्या सो e रेज टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता ना, तो इन्फिनिटी माइनस वन अपॉन सर तो इन्फिनिटी प्लस, आंसर डिफाइन नहीं होगा ना वो f ऑफ x की वैल्यू। हाँ
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डिफाइन नहीं होगी ना फिर। ओके ठीक है, ये रीजन हो सकता है, लेकिन लॉजिकली कुछ और रीजन है क्या तुम्हारे? यस रे, मतलब क्यों नहीं डिफाइन होगी? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है इसमें, और इन्फिनिटी और अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म को हम क्यों डिफाइन नहीं करते लिमिट में? ये पता है क्या? इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, वही डिफाइन नहीं है। ओके ठीक है, अच्छा आंसर है वैसे। देखो वो क्या रहा है यहाँ पे, न्यूमरेटर में इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ी वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू, और यहाँ पे -1 है, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू में से -1 यानी कि कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा -1, और यहाँ पे इन्फिनिटी +1 यानी कि बहुत बड़ी वैल्यू में +1 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी हटा सकते। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी मतलब हम जिस बड़ी वैल्यू की बात कर रहे हैं ना, वो की वो डिनोमिनेटर है, तो इसका वैल्यू 1 आएगा। इसलिए इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ी वैल्यू, डिनोमिनेटर में बहुत बड़ी वैल्यू, तो ये डिवाइड होने पे 1 2 3 इस तरह से आजू बाजू की वैल्यू आएगी। ओके हाँ ठीक है, मतलब अगर इसको इस स्टेप से लॉजिकली करें तो मैं इसको यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ कि बहुत बड़ी वैल्यू है इन्फिनिटी, बहुत बड़ी वैल्यू, उसमें से एक माइनस होगा फर्क नहीं पड़ेगा, एक प्लस होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये ओवरऑल वैल्यू 1 आएगी क्योंकि ये ई रेज टू इन्फिनिटी अपॉन ई रेज टू इन्फिनिटी है। और अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ठीक है, ई रेज टू इन्फिनिटी से डिवाइड करते तो 1 - 1 अपॉन ई रेज टू इन्फिनिटी अपॉन 1 + 1 अपॉन ई रेज टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 1 - 0 अपॉन 1 + 0 यानी कि 1। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन की वैल्यू -1, राइट हैंड साइड में फंक्शन की वैल्यू +1, सो दिस इज नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट x = 0। ठीक है ना सम, कोई डाउट है? हेलो सोम, क्या हुआ सोम, नाराज नाराज चल रहा है क्या? सार्थकी के लिए अमित, कीर्ति, क्लियर हुआ सर। ओके यस सर। इरेज कर रहा हूँ। अच्छा एक और क्वेश्चन है, एग्जामिन द फंक्शन f(x) लेस देन 0, लेस देन 0 के लिए x - 1, इक्वल टू 0 के लिए 1/4, x² - 1 फॉर x ग्रेटर देन 0। ठीक है, डिस्कस द कंटिन्यूटी इफ दिस इज डिसकंटिन्यूअस एंड रिमूव द डिसकंटिन्यूटी बाय डिफाइनिंग द फंक्शन। अच्छा हमने ना अभी तक ये बात तो की कि कोई किस में रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, किस में इरिमूवेबल है, लेकिन ये नहीं बात की कि अगर रिमूवेबल है तो उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, मतलब क्या करते हैं कि वो डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो जाती है। ओके वैसे डिस्कशन तो हुआ है लेकिन क्वेश्चन नहीं आया, ये अभी फर्स्ट क्वेश्चन है ऐसा। तो किस पे चेक करना, देखो अभी ऐसे बोला नहीं कि किस पे चेक करना, तो हमें सारे पॉइंट्स कंसीडर करना है। x लेस देन 0 के लिए हमेशा कंटिन्यूअस है क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, लीनियर फंक्शन, x = 0 ठीक है। x ग्रेटर देन 0 के लिए हमेशा कंटिन्यूअस है क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन, तो ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 के लिए तो हमेशा कंटिन्यूअस है, लेकिन x = 0 का फंक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए इसकी कंटिन्यूटी इस पे चेक करना जरूरी है। मतलब सिर्फ एक ही पॉइंट है जहां पे हमें कंटिन्यूटी चेक करना है, कहां पे, एट x = 0। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस के लिए फंक्शन कौन सा होगा, x - 1। अच्छा लिमिट लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये सब करने की जरूरत है, हम एक काम करते हैं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, डायरेक्ट x = 0 पुट किया तो यहां से वैल्यू क्या आ रही है, -1। ओके x = 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1/4, और यहां से वैल्यू कितनी आ रही है, x की जगह 0 पुट किया तो -1, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू -1, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू -1, लेकिन x = 0 पे फंक्शन का वैल्यू 1/4। श्रेय बता सकते हैं उसको कैसे वापस से रीडिफाइन करना चाहिए? -5/4 करना पड़ेगा क्या क्या फिर, -5/4 करना पड़ेगा x = 0। -π/4, हाँ सर, तो -1 आएगा ना फिर x = 0। -π/4 क्यों, 5 5 5/4
नहीं ना, यस रे कैसे? सर x इज इक्वल टू 0 पे -1 ऐसा डिफाइन करें। हाँ हाँ सर, माइनस, तो 1/4 माइनस 5/4 ऐसा, तो फिर -1 आएगा ना। ओ हाँ, मतलब नहीं ऐसे क्यों बोल रहे हो, मतलब डायरेक्ट बोलो ना 1/4 को हटा के 5/4 कर दो, -1 कर दो। मतलब fx को अगर मैं ऐसे डिफाइन करूँ, यही जो x इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू है ना, क्योंकि ये आइसोलेटेड पॉइंट है, कहीं और जगह लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन की वैल्यू -1, राइट हैंड साइड फंक्शन की वैल्यू -1, यानी कि फंक्शन कुछ इस टाइप का होगा, x इक्वल टू 0 को छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड फंक्शन की वैल्यू -1 है, और x इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू 1/4 है। ये जो 1/4 वैल्यू है ना, अगर इसको वापस से रीडिफाइन करके मैं -1 बना दूं तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो 1/4 को हटा के 1 करना बस। क्या सोम, कुछ डाउट है क्या? नहीं सर। ओके, ठीक है, इरेज कर रहा हूँ। अच्छा, एक लास्ट कॉन्सेप्ट आज कंप्लीट हो जाएगा अपना कंटिन्यूटी। और आज पीवाईक्यूज का वो भेजता हूँ पीडीएफ, स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चंस करना, आज होमवर्क नहीं रहेगा। अच्छा, होमवर्क सबका नहीं आ रहा, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक्सेल फाइल में कि किस किस का डेली का होमवर्क आ रहा है, फिर वीकली या मंथली रिपोर्ट करूंगा मैं सबको कि कौन कौन होमवर्क कर रहा था, कौन कौन नहीं कर रहा था। डेली होमवर्क करो, और जो भी डाउट रहेगा पूछो, हम डिस्कस करेंगे। अच्छे लेवल की क्वेश्चन है एक्सरसाइज, तो अच्छे से क्लियर होगा सब कुछ। ये देखो, जो अच्छे मार्क्स लाते हैं और जो नहीं लाते ना, सिर्फ एक ही तो डिफरेंस है उनमें। और डिफरेंस क्या है, छोटा सा डिफरेंस है कि भाई डेली होमवर्क क्या है, एक छोटा सा डिफरेंस, आपके भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, आज होमवर्क नहीं रहेगा, पीवाईक्यू स्टार्टिंग के जो 20 क्वेश्चन है वो करना। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, अच्छा मतलब वो होमवर्क कंसीडर कर सकते हैं, होमवर्क नहीं रहेगा, यानी कि अभी होमवर्क पीवाईक्यूज का रहेगा स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन, और इवनिंग तक, रात तक आपको ये 20 क्वेश्चन का पीडीएफ बना के ग्रुप में सेंड करना, जितने हो उतने, जो नहीं हो छोड़ देना, हम करेंगे साथ में। और सो इंग्लिश का भी लेक्चर है क्या? हाँ सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 5 मिनट डिस्कस कर लेंगे। होमवर्क डिस्कस हुआ नहीं है, भूल ही गए। ठीक है, कल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। खत्म करते हैं इसको, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का। देखो, एक सैंडविच थ्योरम भी है कंटिन्यूटी में, मतलब लिमिट में है, लिमिट का पार्ट है, ऐसा कुछ खास है नहीं, टाइम मिलेगा तो अभी डिस्कस कर लेंगे, जस्ट 1-2 मिनट का। लेकिन कभी सैंडविच थ्योरम से हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो सिर्फ इसलिए सीख रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल थ्योरम है क्या, ताकि डायरेक्ट अगर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आप फंसोगे नहीं। बहुत सिंपल है, आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा, देखते हुए। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से भी कोई क्वेश्चन करने वाला, कोई क्वेश्चन आने वाला है नहीं, करने वाले हैं, बट जस्ट आपको पता होना चाहिए कि थ्योरम क्या है। आईवीटी थ्योरम भी बोलते हैं, आईवीटी। क्या लिखा हुआ, द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम स्टेट्स दैट इफ fx इज कंटीन्यूअस ऑन a to b, क्लोज इंटरवल a to b, अगर क्लोज इंटरवल a to b में फंक्शन कंटीन्यूअस है, एंड fa इज नॉट इक्वल टू fb, देन फॉर एनीवेल, देखो अगर क्लोज इंटरवल नहीं दिया ना कभी, जैसे ऐसे दिया ओपन इंटरवल, इसमें फंक्शन कंटीन्यूअस है, तो एक्चुअल में इसमें फंक्शन कंटीन्यूअस होता ही नहीं, क्योंकि कॉर्नर वैल्यू पे जब हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो कॉर्नर वैल्यू एक्चुअल में डिफाइन होनी चाहिए। जैसे ए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, तो एफ ए शुड बी इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स, ये होना चाहिए। और बी के साथ में क्या होगा, बी माइनस एफ। तो कभी भी आपको ओपन इंटरवल में कभी भी कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में नहीं बात होगी। जैसे ये ऐसा नहीं लिखा हो सकता कि ओपन इंटरवल लेते हुए, नहीं, क्लोज इंटरवल ही रहेगा। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, बहुत सारे थ्योरम आएंगे, जैसे 12th में आपके रोल्स थ्योरम, एलिमिनेटी में, वहां पे भी ये क्लोज इंटरवल के लिए डिफाइन है। मतलब जब भी कंटिन्यूटी की बात आएगी ना, तो क्लोज इंटरवल होगा। ओके, तो कंटिन्यूअस ऑन ए टू बी एंड एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी मतलब ये कॉर्नर वैल्यू सेम नहीं, ऐसा फंक्शन नहीं, एफ ए इक्वल टू एफ बी, ये नहीं।
देन फॉर एनी वैल्यू c बिलोंग्स टू, कोई वैल्यू c है, c बिलोंग्स टू fa, fb। fa, fb मतलब ये फंक्शन है ना इस तरह का, ये x इक्वल टू a पे फंक्शन की वैल्यू f a है, और f x इक्वल टू b पे फंक्शन की वैल्यू b है, आई मीन x इक्वल टू b फंक्शन के लिए f b है। तो कोई c वैल्यू है जो f a, f b से, मतलब बीच में कोई वैल्यू है, f a एंड f b के बीच में ऐसी कोई वैल्यू है c, ओके, ऐसे कंसीडर करो। तो देयर इज एटलीस्ट वन नंबर x0 in ab फॉर व्हिच f x0 इक्वल टू c, यानी कि a एंड b के बीच में ऐसा कोई x जरूर होगा, सपोज वो x0 है, ऐसा x जरूर होगा जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू c होगी। ओके, मतलब क्या समझा, x इक्वल टू a से x इक्वल टू b में अगर फंक्शन डिफाइन है और फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो f a एंड f b में एक ऐसी वैल्यू जरूर होगी जो किसी x इक्वल टू 0 पे डिफाइन होगी। यस, ऑब्वियसली होनी भी चाहिए, क्योंकि हम ये मान रहे हैं ना कि f a इक्वल टू f b नहीं है, f a इक्वल टू f b नहीं है, मतलब या तो फंक्शन ऊपर जा रहा है या फिर फंक्शन नीचे आ रहा है, तो बीच में एक ऐसी वैल्यू जरूर मिलेगी x की जिसपे बीच वाली वैल्यू आएगी। भाई x c बिलोंग्स टू f a, f b मतलब क्या है, बीच की कोई वैल्यू, f a एंड f b के बीच की कोई वैल्यू, तो जरूर x एक डिफाइन होगा ही होगा। श्रेय समझ आया क्यों? हाँ सर। ओके शॉम, कीर्ति, उदय पाटिल, हाँ सर। ओके। अब यहाँ पे इसको कंटिन्यूटी पे हम क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस फंक्शन की बात है। अच्छा, ये जो मैंने डायग्राम बनाया ये का ये इधर, तो इसको इरेज करो। x इक्वल टू a पे फंक्शन की वैल्यू f a, x इक्वल टू b पे फंक्शन की वैल्यू f b। तो इस इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी x, सपोज x0, a एंड b के बीच में किसी x पे एक वैल्यू जरूर डिफाइन होगी जिसको हमने c कंसीडर किया। ओके, तो कंटिन्यूटी में हम इसको इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो, सपोज उसी पॉइंट की बात कर रहा हूं जिस पॉइंट फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, यानी कि x0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो, तो ये थ्योरम फेल हो जाएगा। तो ये थ्योरम के अकॉर्डिंग देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नंबर x0 in AB for which f of x0 equal to c, यानी कि x0 पे फंक्शन के लिए c डिफाइन है, लेकिन अगर यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो तो x0 पे c डिफाइन ही नहीं है। ओके, तो ये अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, तो a एंड b के बीच में एक x ऐसा जरूर मिलेगा, नहीं मतलब सारे x, नॉट a, सारे x मिलेंगे जहाँ पे ये फंक्शन की कोई वैल्यू होगी जिसको हमने c कंसीडर किया। और सिर्फ एक नहीं, ऐसे बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, जैसे यहाँ पे ये b है और इधर a है, तो फंक्शन ऊपर जाके नीचे आ रहा है, मतलब ऊपर जाके वापस नीचे आ रहा है, वापस ऊपर जा रहा है, इस तरह का एक फंक्शन। तो ऐसे एटलीस्ट एक, ओके, एटलीस्ट एक ऐसी वैल्यू जरूर मिलेगी जिसके लिए फंक्शन की कोई वैल्यू सी होगी। जैसे यहाँ पे तीन वैल्यू मिलती है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3। एक तो ये वैल्यू, दूसरी ये वैल्यू, तीसरी ये वैल्यू, मतलब हम बोल सकते कि एटलीस्ट वन नंबर x0। ओके, अच्छा, आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोटिस करोगे कि जो x की वैल्यू मिलने वाले किसी फिक्स वैल्यू की, फंक्शन की किसी फिक्स वैल्यू के लिए जो x की वैल्यू मिलेगी ना, वो ऑड वैल्यूज मिलेगी, या तो 1 वैल्यू या 3 वैल्यूज या 5 वैल्यूज या 7 वैल्यूज। ओके, तो यहाँ पे आगे इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, वो डिस्कस करो। नोट दैट a function f which is continuous in a comma b possesses the following properties: f and f possess opposite side. There exists at least one root of the equation fx equal to 0 in open interval a b। अगर इनका अपोजिट साइन है f and f b का, f and f b का अगर अपोजिट साइन है, तो फंक्शन fx का एक रूट a एंड b के बीच में डेफिनेटली होगा। कैसे? सपोज ये b है, x इक्वल टू b, और ये x इक्वल टू a। आप देखो, f a का वैल्यू नेगेटिव है, f b का वैल्यू पॉजिटिव, राइट, यानी कि अपोजिट साइन। तो a एंड b के बीच में इस fx का एक रूट है, मतलब वो x एक्सिस को कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है।
और ये सेम केस ऐसे डिक्रीजिंग के केस में भी हो सकता है। एफ ए का वैल्यू पॉजिटिव, एफ बी का वैल्यू नेगेटिव, तो एक जगह ये इसको एक जगह एक्स एक्सिस को ये कर्व डेफिनेटली इंटरसेक्ट करेगा। ओके, अब ये अगेन कंटिन्यूअस के बारे में क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर जहां पे एक्स एक्सिस को ये इंटरसेक्ट करा है, अगर वहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो तो ये जो प्रॉपर्टी है वो फॉल्स हो जाएगी। तो इसके लिए हम ये बोलते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी ये दो इंपॉर्टेंट ये थ्योरम यूज हो सकता है और ये दो प्रॉपर्टी काम में ले सकते हैं। सेकंड क्या है, इफ k is any real number between f and f b, then there exists at least one root of the equation fx equal to k in the open interval। कम से कम एक रूट हो, वही सेम जो एक्चुअल थ्योरम है उसी के बारे में ये सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे नोट क्या लिखा है, इन अबव केसेस द नंबर ऑफ रूट्स इज ऑलवेज ऑड, और नंबर ऑफ रूट्स हमेशा ऑड होंगे, चाहे ये केसेस लो, चाहे फर्स्ट प्रॉपर्टी का लो, चाहे सेकंड प्रॉपर्टी का लो। मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या था कि अगर एफ ए एंड एफ बी के अलग अलग साइन अपोजिट साइन, तो इसमें नंबर ऑफ जो रूट्स होंगे ना वो ऑड होंगे। ये ऑब्वियसली हमें दिख रहा है, देखो यहाँ पे एफ ए का वैल्यू नेगेटिव है, एफ बी का वैल्यू पॉजिटिव है, तो कितने नंबर ऑफ रूट है, 1 2 3। देखो ये ऊपर गया ना कर्व तो वापस नीचे आएगा, अब वापस नीचे आएगा, सिर्फ यहीं पे इसको खत्म कर दिया, मतलब इसी को बी बना दिया, तो दोनों के साइन सेम हो जाएंगे। अभी अपोजिट साइन करने के लिए जो फंक्शन वापस से नीचे आया ना वो वापस से ऊपर भी जाएगा, ऊपर जाना चाहिए, जब ऊपर जाके नीचे आके वापस ऊपर जाएगा तो ये 3 टाइम्स होगा, मतलब नंबर ऑफ रूट्स जो है वो ऑड है। और सेम यहाँ पे भी जो नीचे आया वो ऊपर जाएगा, तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जो एक्स की वैल्यू है, किसी पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू के लिए जो एक्स की वैल्यू है वो भी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है। ओके सोम, श्रेया, शार्दकी, Yes, sir. उन्हें Yes, समझ आया सब कुछ? ठीक है, फिर टाइम भी हो गया और सेशन क्लोज कर रहा हूँ, कंटिन्यूटी कंप्लीट हो गया। अभी पीडीएफ सेंड करता हूँ आपको, ट्यूशन ट्राई करना, बाकी सर। का कल